आज किसी भी टीवी चैनल के दर्शक को ये समझने में देर नहीं लगती है कि वो क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है। लेकिन आज की जो हालात हैं उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। आमतौर पर हम कहते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। ये 4 जो स्तंभ हैं ये केवल लोकतंत्र के नहीं हैं। इस दुनिया के अंदर वर्तमान में भी 2 सत्ताएं स्थापित हैं। एक का नाम लोकतंत्र है जो जनता की तरफ झुकी हुई है, बहुमत की तरफ झुकी हुई है, लोगों की तरफ, आवाम की तरफ झुकी हुई है। उसके बारे में सोचने की, समझने की, कुछ करने की कोशिश करने की प्रक्रिया को लोकतंत्र कहते हैं। दूसरी उतनी ही मजबूत और कभी कभी उससे भी ज्यादा मजबूत जो सत्ता है वो अर्थतंत्र की सत्ता है। इसलिए आमतौर पर यह कहा नहीं जाता है, लेकिन लोकतंत्र के ये 4 स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, आमतौर पर आवाम की बात करते करते, लोकतंत्र की आवाज उठाते उठाते कब अर्थतंत्र की दलाली करने लगते हैं यह समझना मुश्किल होता है। और इसलिए जब पूरे परिदृश्य को आपको समझने की कोशिश अगर आप करते हैं तो लोकतंत्र के सामने एक पैरेलल सत्ता चलती है और वो अर्थतंत्र की सत्ता है। पहले इतिहास के पन्नों में आवाम लोगों के सामने राजतंत्र की सत्ता थी। आधुनिक युग के विकास के साथ साथ राजतंत्र अर्थतंत्र में बदला। जनता की चलेगी, इंसान की चलेगी या पूंजी की चलेगी, यह संघर्ष आज का नहीं है, पुराना है। और इसलिए मीडिया की भूमिका को जब आप देखते हैं, उसमें अगर अर्थ सत्ता को, अगर आपके नजर में अगर अर्थ सत्ता नहीं है, पूंजी की ताकत नहीं है, उसको अगर ओझल कर देंगे तो फिर आप पार्टियों में आप सिमट जाएंगे, आप नेताओं में सिमट जाएंगे, आप सत्ता में सिमट जाएंगे। मैं आज ये मानता हूं कि आज भारत के अंदर लोकतंत्र चाहे जिस रूप का हो, भारत के अंदर आजादी के बाद से भी जो सत्ता स्थापित हुई है, आज सत्ता तंत्र पर नहीं देश चलता है, अर्थतंत्र पर देश चलता है। अर्थ की गुलाम है सत्ता, क्योंकि असत्ता को चलाने के लिए संसाधन चाहिए, सत्ता बनाने के लिए चुनाव है और चुनाव के लिए संसाधन चाहिए, और संसाधन आवाम नहीं दे सकती है, पूंजीपति देते हैं। और इसलिए अंततोगत्वा ये मीडिया पूंजी की चाटुकारिता करती है, गुलामी करती है, और जब तक उसका समाधान नहीं निकलता है, उम्मीद छोड़ दीजिए कि मीडिया की कोई स्वतंत्र आवाज होगी और वो आवाम के बारे में बोल पाएगी, ऐसा संभव नहीं। इसलिए किताब के पन्नों में जो लिखा है लोकतंत्र के मायने, मीडिया का दायित्व और मीडिया का वर्तमान स्वरूप, उसको भूल जाइए। एक अप्रत्यक्ष सत्ता है जिसको अखबारों में और किताबों में लिखने की भी हिम्मत नहीं है, जो आज भारत को भी नियंत्रित करता है और पूरी दुनिया को भी नियंत्रित करता है। यह बात सच है कि पत्रकारिता का जन्म या उसके पहले भी इंसान जब से सभ्यताओं का निर्माण किया भारत के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर, उसे अपने विचारों को, अपने सोच को लोगों तक पहुंचाने के लिए माध्यम की जरूरत थी। क्योंकि एक व्यक्ति सब जगह नहीं पहुंच सकता है, तो कोई भी विचार, कोई भी सोच, कोई भी नया ज्ञान विज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए मीडिया की जरूरत थी। और इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग दुनिया की सभ्यताओं में अलग अलग समय पर अलग अलग माध्यम बने। भारत के अंदर भी, हमारे भारतीय जो इतिहास की जो अगर आप बुनियाद को देखें, तो हमारे यहां जब अखबार नहीं छपते थे
पेपर का निर्माण नहीं हुआ था, तब भी माध्यम थे। हमारे जो महर्षि थे, जो हमारे देश के अंदर जो ज्ञानी थे, जो ऋषि मुनि थे, वो जगह जगह जाते थे, शास्त्रार्थ करते थे, वहां पर उन विचारों को फैलाने की कोशिश होती थी। लेकिन उसके बाद राजतंत्र में अगर आप देखेंगे तो राजतंत्र के अंदर हम जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो पुराने कवियों के लेखन को अगर पढ़ते हैं तो राज दरबार में भी चारण रखे जाते थे, जिनका काम होता था राजाओं की चरण वंदना करना, राजाओं की जयकार करना, तिल को ताड़ बना करके उनको महिमा मंडित करना। वो इसीलिए रखा जाता था कि राज सत्ता के ऊपर अगर आवाम में गुस्सा पैदा हो तो उसके विचार को ठंडा किया जा सके। नए दौर में खास तौर से आधुनिक युग का निर्माण हुआ। औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया के अंदर तकनीकी के विकास ने नए नए रिसर्च ने हमें नए माध्यम दिए, और उसी का एक परिणाम था पत्रकारिता में अखबार की खोज, कागज की खोज। कागज की खोज के बाद प्रिंटिंग की बात आई। पहले अगर आप देखें तो पुराने जमाने में लोग पेड़ के पत्तों पर लिखा करते थे, फिर ताम्रपत्र पर लिपि आपको मिलेगी लिखी हुई है। कागज के खोज के बाद से अखबार निकले, और यह बात सच है कि दुनिया की आप जितनी बड़ी बड़ी बदलाव की, जनता की आवाज की क्रांतियों का इतिहास आप जानते हो, चाहे रूस की जन क्रांति हो, चाहे चीन की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, इन सारे क्रांतियों में लोगों के, आवाम के अलग अलग, चूंकि इतने संसाधन नहीं थे। आज टेलीफोन है, तब टेलीफोन नहीं था हमारे पास, ट्रेन नहीं थी, आने जाने के लिए बस नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, आवागमन का कोई साधन नहीं था। आमतौर पर सभ्यता और समाज, लोगों का जीवन स्थानीय जीवन था। पैदल चल करके लोग दूर दूर तक जाते थे एक दूसरे को। आज तो हम देश को जानते हैं, शायद ऐसा भी समय था जब भारत के लोग और दुनिया के लोग अपने मोहल्ले और अपने एरिया, जहां तक वो पैदल जा सकते थे, उसके बाहर के वो अपने ही देश को और अपने ही इलाके को नहीं जानते थे। सुना सुनाया ज्ञान था। उस समय अखबार ने, अगर रूसी क्रांति की बात करें तो पूरे रूस को इकट्ठा करने के लिए, रूस की क्रांति के नायक लेनिन हुआ करते थे उस समय। लेनिन ने कहा, तोप से ज्यादा कारगर है अखबार। और यह सच बात है, क्योंकि कोई भी लड़ाई, कोई भी परिवर्तन हथियार से नहीं हो सकता है, शरीर से नहीं हो सकता है, विचार से हो सकता है। और विचार को जगाने का जो सबसे पहला हथियार बना, अवामी क्रांति का, जनता की क्रांति का, वो अखबार बना। और वो चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे चीन की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, तमाम जगहों पर उसने काम किया। और ठीक उसी तरह से भारत के अंदर आजादी की लड़ाई के दौरान, अगर मैं आपको बात करूं, 1857 की पहले जंग आजादी, अखबार नहीं था, माध्यम था। 1857 की जंग आजादी के दौरान, चूंकि मैंने जैसे पहले कहा कि भारत के अंदर भी आने जाने के साधन नहीं थे, पूरे देश में भ्रमण करने का काम केवल दो लोग करते थे, सन्यासी और फकीर। क्योंकि सन्यासी का कोई घर नहीं था, फकीर का कोई घर नहीं था, वो पूरे देश में विचरण करते थे, प्रवास करते थे जगह जगह। 1857 की क्रांति के दौरान हमारे उस समय के क्रांतिकारियों ने रास्ता निकाला, मीडिया बनाई, रोटी और कमल। रोटी और कमल एक गांव से दूसरे गांव में जाता था, नवाबों और राजाओं को कमल दिया जाता था, उसके साथ संदेश था, क्रांति में हिस्सेदारी बनते हो तो कमल स्वीकार करो। जो राजा और नवाब कमल स्वीकार करता था वो क्रांति का हिस्सेदार था, और जो स्वीकार नहीं करता था उसे अंग्रेजों का दलाल मान करके छोड़ दिया जाता था। और आवाम के लिए रोटी बनती थी, एक गांव की जिम्मेदारी थी, रोटी बनाता था और रोटी अगले गांव में पहुंचाई जाती थी। उस गांव में जो जो रोटी का टुकड़ा खाता था वो क्रांति का हिस्सेदार था, जो नहीं खाता था वो बागी माना जाता था, अंग्रेजों का दलाल माना जाता था। और फिर उस गांव की जिम्मेदारी थी, वो रोटी बनाता था और दूसरे गांव में पहुंचाता था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्रांति के संदेश को इस रोटी और कमल के माध्यम से पहुंचा दिया गया। और आप हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को हमारे पुरोधाओं ने आज तक, 1857 के बाद से आज तक भारत के अंदर किसान के बेटे से लेकर के और सैनिकों तक की गोलबंदी नहीं हो पाई।
1857 की जंगे आजादी में अगर किसान का बेटा कुर्बानी दे रहा था तो मंगल पांडे जैसा सेना का सिपाही भी कुर्बानी दे रहा था। बहादुर शाह जफर अगर कुर्बानी दे रहा था तो नाना साहब कुर्बानी दे रहा था। अगर बेगम हजरत महल कुर्बानी दे रही थी तो रानी लक्ष्मीबाई कुर्बानी दे रही थी। भारतीय मानस को जगाने का काम लोगों ने अपने तरह से मीडिया निकाला। लड़ाई आगे बढ़ती है और इस देश के अंदर अखबार की खोज से, कागज की खोज से मीडिया समाचार पत्रों के छपने का सिलसिला शुरू होता है, प्रिंटिंग प्रेस बनते हैं और इस देश के अंदर चाहे महात्मा गांधी हो और चाहे भगत सिंह हो, क्रांतिकारी विचारधारा भी साहित्य और अखबार के माध्यम से आगे बढ़ती है। अगर आपको इतिहास पता हो भगत सिंह का, भगत सिंह कानपुर से निकलने वाले कीर्ति अखबार में छद्म नाम से, उस समय आमतौर पर क्योंकि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर लगता था तो अखबार से लगता था, पत्रिकाओं से लगता था, क्योंकि गोली निकलेगी पिस्टल की तो एक को मारेगी और अखबार निकलेगा तो हजारों के दिमाग को खड़ा कर देगा। डर लगता था और इसलिए बार बार अंग्रेज कोशिश करते रहे कि अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का, सामग्री जब्त करने का, प्रेस को जब्त करने का। पहले अंग्रेजों के राज में राजद्रोह का जो सबसे बड़ा अपराधी होता था कि जो अखबार और पत्रिका निकालता था। आजादी की लड़ाई में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत को इकट्ठा करने में इन अखबारों ने, पत्रिकाओं ने रोल अदा किया। लेकिन जैसा मैंने कहा, राजतंत्र बनाम जनतंत्र का संघर्ष अलग तरह से चला। आजादी की लड़ाई के दौरान वैचारिक आजादी की लड़ाई का संघर्ष अलग तरह से चला। खास तौर से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 1990 का जो दशक है उसमें दुनिया तेजी से बदल रही है। आवाम की आवाज को उठाने का अब तक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे ताकतवर सत्ता बनी है वो समाजवादी क्रांति के बाद रूस की सत्ता बनी है। और पूंजी के सबसे अगर ताकतवर दुनिया में सत्ता बनी है तो अमेरिका की सत्ता बनी है, जहां पूंजी का कंसंट्रेशन हुआ। 1990 के दशक में समाजवादी देश यूएसएसआर का विघटन होता है, बिखराव होता है और पूंजी का वर्चस्व पूरे दुनिया के अंदर कायम होता है। और ये जो मीडिया है, जो आमतौर पर पत्रकारिता की जो भूमिका रही है वो क्रांतिकारी संगठनों की रही है, विद्रोही की रही है, सत्ता के सामने कुर्बानी देने के बावजूद भी अपने सच को उठाने की रही है, वो बदलने लगती है। और जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो आधुनिक मीडिया का निर्माण होता है उसके पीछे का जो मकसद है जनता की आवाज को उठाना नहीं, जनता की आवाज को नियंत्रित करना। 1990 के पहले की जब पत्रकारिता पैदा होती है जनता की आवाज को उठाने के लिए पैदा होती है, ताकत देने के लिए पैदा होती है। 1990 के बाद से जो मीडिया का स्वरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो जनता को नियंत्रित करने के लिए बढ़ता है। और इसलिए प्लान्ड वे में एक स्वरूप पैदा किया जाता है मीडिया का, ऐसा सिस्टम पैदा किया जा सकता है जो आवाम के दम पर चल ही नहीं सकता है। और जब आवाम के दम पर, जनता के दम पर जो तंत्र खड़ा ही नहीं हो सकता, वो जनता के लिए आज काम करेगा, कल काम करेगा, इसकी उम्मीद करना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए जो पूरा कॉरपोरेट हाउसेस के दम पर ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साम्राज्य खड़ा हुआ है, ये साम्राज्य कल भी और आज भी या आने वाले कल में जनता के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसको संचालित करने के लिए पूंजी चाहिए और पूंजी आवाम से नहीं आती है, पूंजी उनसे आती है जो सत्ता को नियंत्रित करते हैं। इसलिए आवाम के लिए वो करेंगे, उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे, इसकी उम्मीद करना बेवकूफी है। सिर्फ एक समय पर वो जनता की भाषा बोलने के लिए मजबूर होते हैं जब उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा होने लगता है, क्योंकि हर ताकतवर इंसान जब उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगती है तो छद्म चेहरे को अपनाता है। और मीडिया आज जो खड़ी है, जिस तरह का नियंत्रण है, वो इसी पोजीशन में खड़ी है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे पत्रकार जिनके जमीर जब जवाब देने लगती है उनकी गुलामी करते करते, जिस दिन वो आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं
1 सेकंड के अंदर उस कॉर्पोरेट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिए जाते हैं, उसके अलावा उनकी कोई औकात उसके अंदर नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, तीसरा जो पॉइंट सोशल मीडिया का है, मुझे सोशल मीडिया को लेकर के आज एक बात समझ में आती है कि सोशल मीडिया आज आजादी लेकर आई है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मकसद क्या है? सोशल मीडिया बनाई किस लिए गई है? और मैं जितना एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे दिमाग पर जोर पड़ता था, सोशल मीडिया ने हमें उदासीन बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अंदर पहले हम चूंकि टीवी चैनल के डिबेट को आप सुनने की कोशिश करें तो आपको सोचने नहीं देता, यानी कि जो माइंड की ताकत है, माइंड पावर है, अब तक दुनिया की कोई भी हुकूमत को हिलाने का, उखाड़ के फेंकने का जो काम करता रहा है वो इंसान का दिमाग करता रहा है। सारे सत्ता तंत्र दुनिया के इतिहास के, चाहे कितना से बड़ा राजा रहा हो, कितना से बड़ा पूंजीपति रहा हो, कितनी भी बड़ी हुकूमत रही है, अब तक हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के दिमाग को कोई गुलाम नहीं बन पाया। कोई ना कोई दिमाग विद्रोह कर देता है, और वही दिमाग है जो शरीर को एक दिशा में जाने की जगह दूसरी दिशा में संचालित कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूंजी के नियंत्रण के साथ साथ जो हमारा काम करना शुरू किया, हमारे सोचने की क्षमता बंद कर दी। समस्याएं तो हैं, मनोरंजन आ गया, और सोशल मीडिया मुझे थोड़ा सा उससे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सोशल मीडिया में आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है आप तुरंत निकाल लीजिए, काम खत्म। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और पूरे दुनिया के अंदर एक वैचारिक वैक्यूम को पैदा किया जा रहा है, और जब कोई भी कौम, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है तो उस सभ्यता और राष्ट्र का विनष्ट होना अनिवार्य बन जाता है। इसलिए आज इस देश के बारे में अगर कोई सोचता है, इस दुनिया और मानवता के बारे में कोई सोचता है, अपने दिमाग को बचाना पड़ेगा। दिमाग खत्म हो जाएगा, फिर ना आपकी शरीर किसी काम की नहीं बचेगी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने का मतलब जनता की आवाज को, जनता के हित के लिए अगर काम करने का रास्ता पर आगे बढ़ना चाहते हो तो लड़ाई मीडिया से नहीं है, लड़ाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से नहीं है, लड़ाई अर्थतंत्र के साथ है। सत्ता या तो लोकतंत्र की है या तो अर्थतंत्र की है, बीच में सारे माध्यम है, वो इधर भी चल सकते हैं, उधर भी चल सकते हैं। जैसे पिस्टल अंग्रेज चलाते थे तो हमारा जवान शहीद होता था, हमारा बेटा, हमारा क्रांतिकारी शहीद होता था, लेकिन उसी पिस्टल को क्रांतिकारी चलाते थे तो इस देश के दुश्मन को भी शहीद कर देते थे। यह सिस्टम एक माध्यम है, यह सिस्टम जनता के लिए भी काम कर सकता है और चंद पूंजी के लिए भी काम कर सकता है। इसलिए सवाल इस बात का है कि ताकत किसकी बड़ी है, और इसलिए रास्ता यही बचता है। हमारे कई साथियों ने पूछा कि मीडिया की जो आज स्थिति है उसमें क्या किया जाए। पहला मेरा निवेदन है सभी लोगों से, अपने दिमाग को बचाया जाए। दिन भर सोशल मीडिया में ट्वीटिंग करने के बाद, फेसबुक पर चकल्लस करने के बाद, टीवी चैनल की बकवास सुनने के बाद भी अपने दिमाग में आधा घंटा, 1 घंटा अपने बारे में, इस समाज के बारे में, इंसानियत के बारे में, इस देश के बारे में सोचने की कोशिश किया जाए। अपने दिमाग को बचाओगे, यकीन मानो मीडिया को भी सही रास्ते पर ला सकते हो, देश को भी सही रास्ते पर ला सकते हो, और नए व्यवस्था को भी निर्मित कर सकते हो। दिमाग खत्म हो जाएगा तो ये सारे सिस्टम हैं, सिस्टम इंसान को नहीं पैदा कर सकते, लेकिन इंसान किसी भी सिस्टम को पैदा कर सकता है। दिमाग रहेगा तो नई मीडिया भी बनेगी और नए भारत के निर्माण का रास्ता भी खुलेगा। क्रांति केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और सोशल मीडिया से और अखबारों से नहीं होती। जैसा मैंने कहा, 1857 की जंग आज़ादी के क्रांतिकारियों के पास न मोबाइल था, न टेलीफोन था, न बस था, न ट्रेन थी, न सोशल मीडिया था, न फेसबुक था, न अखबार था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। तब भी सत्य की लड़ाई हुई थी और सत्य की लड़ाई जीती थी। इसलिए मीडिया जहां भी जा रहा हो उसको सचेत करना जरूरी है, लेकिन वो सुधर इसलिए नहीं सकता कि उसके जड़ में वो बात है जो, क्योंकि नियंत्रण पूंजी का है और पूंजी आवाम का पक्षधर नहीं है, आवाम के शोषण पर खड़ी है। इसलिए जो लोग भी देश से मोहब्बत करते हैं, दुनिया से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं,
उनको अपने दिमाग को बचाना पड़ेगा और इस बात को सोचना पड़ेगा कि नया रास्ता क्या निकाला जाए। वैकल्पिक मीडिया को खड़ा करना पड़ेगा, जिसकी ताकत, जिसकी बुनियाद आवाम के दम पर हो, जिसका मालिक होगा। आज अगर आम आदमी पार्टी सच्चाई के रास्ते पर हिम्मत कर पा रही है चलने की, तो सिर्फ उसकी एक वजह है कि हम पार्टी चलाने के लिए किसी बड़े बड़े थैली शाह और 2 नंबर के दलालों के गुलाम हम नहीं हैं। उनके चंदे से हमारी पार्टी नहीं चलती है, उसके दम पर नहीं चलती है। इसलिए हम कुछ बोल भी पाते हैं और हम कुछ कर भी पाते हैं। मीडिया जब तक जनता के आधार पर नहीं खड़ी होती है, अच्छे लोग मीडिया में जा करके भी जिस दिन बॉर्डर लाइन पार करेंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। यही अनिवार्य पड़ती है। इसलिए आज जो देश के अंदर एक वैकल्पिक आंदोलन की तरफ आवाम बढ़ रही है, उसे अपने वैकल्पिक मीडिया के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन वो हो तभी सकता है जब आपका दिमाग बचा रहे। आर्थिक गुलामी, शारीरिक गुलामी से बड़ी गुलामी होती है मानसिक गुलामी। और जिस दिन, मैंने पहले भी कहा कि जिस दिन कोई कौम, कोई समाज, कोई राष्ट्र मानसिक रूप से गुलाम बन जाता है, उसके मुक्ति का कोई रास्ता नहीं बनता है। सारे दरवाजे बंद होने के बावजूद भी अगर एक दिमाग ने तय कर लिया कि उसे आजादी से जीना है, तो आंधी और तूफान के रुख को बदलने की क्षमता है एक इंसान के दिमाग में, एक इंसान के दिमाग। इसलिए वैकल्पिक मीडिया की संरचना के लिए हमारे दिमाग का आजाद होना जरूरी है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, लोकतंत्र में जनता की आवाज को, उसके न्याय और उसकी हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिमाग को जरूर टटोलिएगा। कहीं आपका दिमाग भी गुलाम तो नहीं बन रहा है। दिमाग गुलाम बन जाएगा तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। मीडिया गुलाम बन रहा है तो रास्ता हम बना सकते हैं, नए भारत का निर्माण की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि अब तक आखिरी इंसान के दिमाग को कोई गुलाम नहीं बना पाया और न बना पाएगा। इसलिए उम्मीद रखिए, मीडिया के सारे तंत्र को अपने तांडव को करने दीजिए। यकीन मानिए, इसी नृत्य के बीच से एक नई रागनी निकलेगी, एक नया सुर निकलेगा, नया मीडिया भी बनेगा, नया हिंदुस्तान भी बनेगा।